अस्सलाम वालेकुम। CS 402 फाइनल टर्म प्रिपरेशन की वीडियो आज मैं बना रही हूँ। तो पूरी कोशिश ये होगी कि जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो आपको क्लियर हो जाएं ताकि आपका जो फाइनल टर्म का पेपर है वो आप आसानी से अटैम्प्ट कर सकें। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे ना तो कोई मुश्किल नहीं होगी। तो 7 MCQs होंगे। हर एक MCQs को डिटेल से मैं एक्सप्लेन करूँगी, उसका कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करूँगी ताकि कोई भी आपको आसानी ना हो। और 100% मैं कह सकती हूँ अगर आप मतलब कंसेप्ट्स ले लेंगे ना, जितने भी MCQs है ना ये सारे ये पास्ट पेपर में से हैं। तो अगर आप कंसेप्ट ले लेंगे तो आपकी जो फाइनल टर्म की प्रिपरेशन है ना वो हो जाएगी। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहला MCQs है हमारे पास कि इवन पैलिंड्रोम इज़ अ डैश लैंग्वेज। अब इवन पैलिंड्रोम कौन सी लैंग्वेज है? तो हमने पढ़ी थी 2 टाइप्स, मतलब और भी टाइप्स हैं लैंग्वेजेस की, लेकिन हमने पढ़ी थी रेगुलर और नॉन रेगुलर। तो जो इवन पैलिंड्रोम है ना ये हमारे पास नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। तो साथ आपको मैं हैंड आउट से दिखा देती हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। देखें, नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस में हमारे पास क्या आ रही है? पैलिंड्रोम एंड प्राइम। तो जो पैलिंड्रोम है हमारे पास ये कौन सी लैंग्वेज है? ये हमारे पास नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है नॉन रेगुलर। नेक्स्ट MCQs हमारे पास है इफ L1 एंड L2 आर 2 रेगुलर लैंग्वेजेस। यानी हमारे पास 2 रेगुलर लैंग्वेजेस दी हुई हैं। तो फिर वो पूछ रहे हैं कि हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, इनमें से बताएं कि कौन सा जो है वो भी रेगुलर होगा। तो ये हमारे पास, इसको आपको आंसर बताने से पहले हैंड आउट से दिखाती हूँ कि हमारे पास एक थ्योरम है कि इफ़ L1 एंड L2 आर 2 रेगुलर लैंग्वेजेस, यानी अगर 2 रेगुलर लैंग्वेजेस हों L1 और L2 तो उनका जो इंटरसेक्शन होता है वो भी रेगुलर होता है। इंटरसेक्शन रेगुलर होता है तो इसका जो यूनियन है वो भी रेगुलर होता है। इसके साथ साथ आपको मैं थोड़ी सी और भी एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि हैंडआउट्स में यहाँ पे देखें कि अगर L1 और L2 2 रेगुलर लैंग्वेजेस हैं तो उनका जो सम है, जो उनकी मल्टीप्लिकेशन है और जो L1 स्टार है, ये तीनों भी रेगुलर लैंग्वेजेस हैं। तो MCQs में साथ ये भी पूछा जा सकता है कि अगर 2 रेगुलर लैंग्वेज हों तो प्लस मल्टीप्लाई और स्टार, मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों भी रेगुलर ही होते हैं। तो ये जो आपका MCQs है ये एज इट इज़ हैंडआउट से उठाया गया है। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है कि बोथ L1 यूनियन L2 और L1 इंटरसेक्शन L2 दोनों ही हमारे पास क्या होंगे? रेगुलर होंगे। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अच्छा, नेक्स्ट देखें कि हमारे पास एक लैंग्वेज दी हुई है L ऑफ स्ट्रिंग्स, जो हमारे पास डिफाइन हो रही है ओवर सिग्मा AB, यानी उसमें हमारे पास 2 स्ट्रिंग्स दिए हुए हैं AB और वो एंड किस पे हो रही है? A पे। यानी कि हमारे पास जो एंड पे हमारे पास A एक्सेप्ट होगा। आपको पता है कि ये देखें माइनस जो है वो हमारे पास इनिशियल स्टेट होती है और प्लस जो है वो हमारे पास फाइनल स्टेट होती है। तो आप देखें इसमें वो हमारे पास अगर हम इसका FA बना रहे हैं तो वो कह रहे हैं एंडिंग इन A होना चाहिए, यानी कि A एक्सेप्ट करवाना है। तो यहाँ से हम जब करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या एक्सेप्ट होगा? A। तो जो हमारे पास चीज़ जो है वो प्लस में जा रही हो वो ही हमारे पास एक्सेप्ट होती है, तो एंडिंग इन A। तो इसका जो B वाला लूप है वो हम बना सकते हैं इसके ऊपर ही, ठीक है, ये वाला B वाला लूप। तो इसमें बस ये देखना है कि आपने कि देयर आर फाइनाइट मैनी क्लासेस जनरेटेड बाय L, सो L इज़ रेगुलर। अब फाइनाइट क्या होता है? फाइनाइट मतलब कि जो मतलब हद मुकर्रर हो, ठीक है। इनफाइनाइट मतलब जो चलता जाता है। तो इसमें देखें हमारे पास क्योंकि 2 ही स्ट्रिंग्स दिए हुए हैं A और B, तो ऑफ कोर्स फाइनाइट ही होगा ना, तो इसलिए हमारे पास L जो है वो रेगुलर है और ये जो हमारे पास क्लासेस जनरेट करेगा वो भी फाइनाइट ही होंगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो A वाला है, देयर आर फाइनाइट मैनी क्लासेस जनरेटेड बाय L, सो L इज़ रेगुलर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट है पंपिंग लीमा इज़ जनरली यूज टू प्रूव डैट। अब पंपिंग लीमा किस लिए यूज़ होता है? आपको मैं हैंडआउट्स में लेके जाती हूँ, वहीं से दिखाती हूँ कि हमारे पास पंपिंग लीमा है, ठीक है। ये किसकी एग्जांपल है? नॉन रेगुलर लैंग्वेज की। यानी कि नॉन रेगुलर लैंग्वेज को एक्सप्रेस करना हो तो हम पंपिंग लीमा को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आए तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है
अ गिवन लैंग्वेज इज़ नॉट रेगुलर, यानी कि किस लिए यूज़ होता है कि हमारे पास दी हुई लैंग्वेज जो है वो नॉट रेगुलर है, इसके लिए हम पम्पिंग लीमा को यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज है इफ़ द एफ ए हैज़ एन स्टेट्स। अगर हमारे पास एक एफ ए दिया हो फाइनाइट ऑटोमेटा और उसमें एन स्टेट्स हो, ठीक है, नंबर ऑफ स्टेट्स एन हो, देन टेस्ट द वर्ड्स ऑफ लेंथ लेस दैन एन। तो हमने जो टेस्ट करने हैं ना वर्ड्स, वो हमने लेस दैन यानी कि लेस दैन एन वो टेस्ट करने हैं, मतलब एन से कम होने चाहिए जो हम टेस्ट करेंगे। तो अगर उसमें से इफ़ एनी वर्ड वन वर्ड इज़ एक्सेप्टेड बाय दिस एफ ए, तो उस एफ ए में से अगर कोई भी हमारे पास वर्ड एक्सेप्ट हो जाए, देन इट विल एक्सेप्ट डैश वर्ड। तो वो कौन सा वर्ड एक्सेप्ट करेगा? वो सारे वर्ड्स ही एक्सेप्ट करेगा, ऑल वर्ड्स। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। ओके, अब नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशंस आर इक्विवेलेंट। ठीक है, हमारे पास नीचे जो हमारे पास हैं वो कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, आर ई से भी हम जाहिर करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इनमें से कौन से जो हैं वो इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, दो हमें दिए हुए हैं, पेयर्स बना के दिए हुए हैं, तो हमने बताना है कौन से इक्विवेलेंट है। अब देखिए, इक्विवेलेंट का मतलब है कि दोनों साइड पे इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ये कोई इसमें समझाने वाली बात तो नहीं है। तो इसमें देखें, ये जो सेकंड वाला है इसमें देखें x, ठीक है, यानी x एक्सेप्ट होगा और डबल x के ऊपर स्टार है। तो पहला जो एक्सप्रेशन है ना, इसमें एक x आएगा, x तो लाजमी आना है। ठीक है, इन दोनों में से स्टार का मतलब है कि हम ले भी सकते हैं और एक्सेप्ट करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते। और जो हमारे पास दूसरा है इसमें भी देखें x के ऊपर स्टार है, मतलब हम x चाहे लें चाहे ना लें। तो और जो दूसरा x है वो तो हम लाजमी लेंगे। तो ये दोनों जो हमारे पास हो गए इक्विवेलेंट। और आप दूसरे दल देखें बाकी तीनों को, तो ये सारे नॉन इक्विवेलेंट देखें। इसमें एक 1 ज़रूर आएगा, तो इसमें आप इधर से देख लें कि एक 1 और एक 0 है। तो स्टार वालों को आप छोड़ें, इनको ही आप देखें तो ये दोनों ही नॉन इक्विवेलेंट हैं। तो जब ये दोनों ही नॉन इक्विवेलेंट है तो फिर इसका मतलब ये नॉन इक्विवेलेंट है। और इसमें देखें x प्लस और x स्टार, तो ये तो वैसे ही पता चल रहे हैं कि नॉन इक्विवेलेंट है, और ये भी हमारे पास नॉन इक्विवेलेंट है। एक प्लस है, स्टार और प्लस है, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है। अब नेक्स्ट वाला देखें, इसमें हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन के पेयर्स दिए हुए हैं। तो इसमें वो पूछ रहे हैं कि जो हमारे पास नॉट इक्विवेलेंट है। उसमें पिछले वाले में हमारे पास पूछा था कि जो इक्विवेलेंट है, तो नॉट इक्विवेलेंट हमारे पता चल जाएगा कि देखें, इसमें देखें ए बी स्टार, मतलब ए ले सकते हैं या बी ले सकते हैं। इसमें देखें या ए ले सकते हैं या बी। तो ये दोनों जो हमारे पास हैं, स्टार का मतलब जब भी आ जाए ना, तो मतलब दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। और इसमें भी हमारे पास या ए ले सकते हैं स्टार या बी ले सकते हैं। तो ये दोनों इक्विवेलेंट हो गए। अब ये जो पीछे मैंने आपको बताया ये वही सेम वाला, ये तो इक्विवेलेंट है। उसके बाद ये थर्ड वाला देखें, इसमें एक x है और एक x स्टार है। ठीक है, तो इधर देखें एक x स्टार और एक x, तो x मतलब दोनों में सेम है। और जो स्टार वाले हैं वो लें या ना लें, एक्सेप्ट कराएं या ना कराएं, अपनी मर्जी है। तो ये जो 4 वाला है इसमें देखें दोनों ही नॉट इक्विवेलेंट है। यहाँ पे x प्लस है और यहाँ पे देखें x स्टार और x प्लस। तो ये हमारे पास क्या है, नॉट इक्विवेलेंट है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। अब इसमें हमारे पास जो करेक्ट स्टेटमेंट है ना वो ये है। अब ये कैसे है कि द लेंथ ऑफ आउटपुट स्ट्रिंग इज़ ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ इनपुट स्ट्रिंग इन मूरे मशीन। ठीक है, मूरे मशीन जो हमारे पास है, इसमें जो हमारे पास जो स्ट्रिंग हमने रीड करनी होती है, जो हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग दी होती है ना, उसको रीड करने के बाद जो हमारे पास आउटपुट स्ट्रिंग आती है वो हमेशा, अगर फॉर एग्जांपल इनपुट स्ट्रिंग की लेंथ है 8, तो हमारे पास जो आउटपुट स्ट्रिंग की लेंथ आएगी वो क्या आएगी, 9 आएगी। ठीक है, आउटपुट स्ट्रिंग की लेंथ क्या आएगी, 9। यानी कि हमारे पास हमेशा मूरे मशीन की जो आउटपुट होती है वो होती है n+1। ठीक है, n+1 जो भी हमारे पास गिवन इनपुट होती है उससे एक ज़्यादा होती है। अब आपको हैंडआउट से मैं क्लियर करवा देती हूँ दिखा के। तो ये देखें, द लेंथ ऑफ आउटपुट स्ट्रिंग इज़ 1 मोर देन दैट ऑफ इनपुट स्ट्रिंग
एज द इनिशियल स्टेट प्रिंट आउट द एक्स्ट्रा करेक्टर 1 बिफोर द इनपुट स्ट्रिंग इज रीड। अब होता कैसे है कि देखिए, हमें पता है, अगर आपने लेक्चर्स लिए हो, नहीं भी लिए तो मैं बता देती हूँ कि देखें क्यू नोट जो हमारे पास है, ये हमारे पास इनिशियल स्टेट होती है, जहाँ पे हमारे पास एरो हो ना, देखें यहाँ पे ये एरो है, ठीक है, एरो का मतलब है कि ये इनिशियल स्टेट है क्यू नोट। तो अब क्यू नोट के ऊपर ही ना, तो देखें क्यू नोट है ना, क्यू नोट पे हमारे पास 1 आ रहा है, ठीक है, इनपुट हमारे पास 1। तो यहीं पे हम जब रीड करते हैं ना Q0, Q1, Q2, Q3, तो इसी पे हम पहले जो हम 1 जो है वो आउटपुट दे देते हैं। तो Q0 पे हमारे पास 1 है, उसके बाद जब हम Q1 पे आएंगे, Q1 पे हमने रीड किया, यानी यहाँ से हम A को रीड करेंगे तो हम Q1 पे आ जाएंगे। Q1 पे आए तो हमारे पास क्या आउटपुट आई 0, ठीक है, 0 आ गई। फिर यहाँ से अगर हम B रीड करें तो हम यहीं पे, अगर हमारे पास जो स्ट्रिंग दी हुई है ना, ये वाली स्ट्रिंग A, तो सबसे पहले जब हम Q0 पे आएंगे तो हमारे पास 1 आउटपुट आई। उसके बाद हम अगर हम B को रीड करें, A को रीड करें तो हम Q1 पे आएंगे, ठीक है, उधर हमारे पास 0 आ गया। फिर हम B को रीड करें तो वहीं पे रहेंगे, फिर हमारे पास 0 आया। उसके बाद अगेन देखें यहाँ पे क्या है, A है। फिर हम यहाँ से Q1 से A को रीड करेंगे तो Q3 पे आएंगे, ठीक है, Q3 पे आए तो हमारे पास आउटपुट क्या आ गई 1। अब दोबारा अगेन जब हम B को रीड करेंगे तो Q3 से जब हम B रीड करेंगे तो हम Q2 पे चले जाएंगे, Q2 पे जाएंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आ गई 0। अगेन B रीड करेंगे तो हम Q3 पे आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आउटपुट 1 आ गई। फिर यहाँ से अब हम क्या, अगेन B रीड करेंगे तो हम कहाँ चले जाएंगे, अगेन Q2 पे चले जाएंगे, जहाँ पे हमारे पास आउटपुट है 0। फिर लास्ट पे क्या आ रहा है, A जब हम रीड करेंगे तो हम Q0 पे चले जाएंगे, हमारे पास आउटपुट क्या है। तो मतलब हमारे पास ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हमें एक, उन्होंने मूरे मशीन दी और वहाँ से हमने स्ट्रिंग, ये हमारे पास एक गिवन स्ट्रिंग है, इसको हमने रीड करना है और रीड करने के बाद हमने बताना है कि क्या। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रिंग दी हुई थी A, तो देखें 3, 3, 6, अच्छा 8 है, ठीक है, 8 हमारे पास इनपुट है। तो जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो 9 होगी। देखें ये वाला 1 जो है ना, क्योंकि हम स्टार्ट पे यहाँ पे इसको रीड कर लेते हैं। तो इतना सारा कंसेप्ट देने का मतलब ये था कि अगर आपको मूरे मशीन का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप अच्छे तरीके से आपके माइंड में हो। जबकि इसके साथ आपको मेले मशीन का बता देती हूँ कि जो मेले मशीन है इसमें ऐसा होता है कि ये देखें, जो मेले मशीन है इसमें जो आउटपुट स्ट्रिंग की लेंथ होती है ना, वही होती है, यानी जो हमें स्ट्रिंग रीड करने के लिए दी गई है ना, जितनी लेंथ उसकी है उतनी हमारे पास मेले मशीन की होगी। तो इन दोनों में आपने ये डिफरेंस जो है वो याद रखना है यहाँ पे, क्योंकि ये जो मेले मशीन है ना, इसमें हमारे पास Q1 है ना, तो पीछे हमारे पास जो था ना, इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे 1 लिखा हुआ था। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब हम B को रीड करेंगे तो B के साथ 1 है। तो जब हम B को रीड करके Q2 पे पहुँचेंगे ना, या अगर हम A को रीड करेंगे जो भी हमारे पास दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने जब रीड किया, A को रीड किया तो हम A को रीड किया, यहाँ से Q1 पे आए, A को रीड किया तो हम Q3 पे आ जाएंगे। तो हमारे पास अब इधर जो भी हमारे पास आ रहा है ना, 1 आ रहा है, तो उसको हम लिखेंगे। तो इस तरह जो हमारे पास इसकी जो आउटपुट स्ट्रिंग की लेंथ है वो इनपुट के इक्वल होती है। बस ये आपने याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट है देयर एग्जिस्ट हाउ मैनी डेरिवेशंस ऑफ अ सर्टेन वर्ड इन एम्बिगियस ग्रामर। ठीक है, एम्बिगियस ग्रामर में हमारे पास एक वर्ड की कितनी डेरिवेशंस होती हैं, तो मोर देन 1, एक से ज़्यादा होती हैं। ये हैंड आउट से एज इट इज़ आया हुआ है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, यानी कि एक स्टेटमेंट है इनमें से जो हमारे पास करेक्ट नहीं है, तो वो बतानी है हमने। अच्छा, अब इसमें से बताना है कि कौन सी इनकरेक्ट है। तो लैंग्वेज कंसिस्टेड ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स, यानी जिसमें हमारे पास ए और बी आ रहा है, और उसमें ज़रूरी तो नहीं है कि इक्वल नंबर ऑफ एज हों और बी हों एक रेगुलर लैंग्वेज, यानी कि अगर ए और बी है तो उसमें हमारे पास देखें ए भी हो सकता है, ए बी, और उसमें फिर उसके बाद डबल ए भी हो सकता है। हम जितनी चाहे मर्जी स्ट्रिंग्स ले लें। तो मतलब बताने का ये है कि इसमें इक्वल नंबर ऑफ ए या बी नहीं, मतलब एक बी है और 3 ए हैं, ऐसे भी हो सकता है। और ऐसे भी हो सकता है कि अगर बी हमारे पास डबल बी और ए के हो, तो यानी इक्वल नंबर ऑफ ए बीज नहीं हो सकते। ठीक है,
तो ये हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। जो बाकी सारी हैं वो हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है। जैसे कि हमारे पास AA ये एक रेगुलर लैंग्वेज है, ठीक है। उसके बाद एवरी लैंग्वेज डेट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय FA, यानी कि जो भी लैंग्वेज FA को एक्सप्रेस करे फाइनाइट ऑटोमेटा को, वो रेगुलर एक्सप्रेशन से भी एक्सप्रेस की जा सकती है। तो ये हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 37 से है कि वी कैन आल्सो रिप्रेजेंट एन FA यूजिंग डिफरेंट स्टेट्स। अब हमने एक तो FA हमने पढ़ा था इस तरह का ना, कि ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है और ये हमारे पास फाइनल स्टेट है, ठीक है। तो अब एक और हमारे पास न्यू मतलब मेथड जो है, जो हमने FA का पढ़ा है, उसमें ये था कि उसमें सबसे पहले हम उसमें एक स्टार्ट स्टेट होती है, ठीक है। बल्कि मैं आपको ना हैंड आउट से दिखाती हूँ। ये देखें, इसमें हमारे पास एक दूसरी टाइप का FA है जो हम लेक्चर नंबर 37 में हमने पढ़ा है कि इसमें हमारे पास एक स्टार्ट स्टेट होती है, ठीक है। जैसे वहाँ पे हम माइनस से शो करते हैं ना स्टार्ट स्टेट को, तो यहाँ पे हम स्टार्ट से उसके बाद एरो नीचे की तरफ आता है। और जो हमारे पास फाइनल स्टेट होती है वहाँ पे हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे हम एक्सेप्ट से। और इसी तरह यहाँ पे एक रिजेक्ट स्टेट होती है, जैसे वहाँ पे हमारे पास डेड स्टेट थी ना, लॉक और डेड स्टेट, तो वो वाली। तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट MCQs है कि एक्सेप्ट और रिजेक्ट स्टेट्स जो हैं इन्हें हम कहते हैं हॉल्ट स्टेट्स, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। तो यहाँ पे मैं क्या बता रही थी कि जो FA है ना, न्यू FA का जो फॉर्मेट हम पढ़ रहे हैं, उसमें स्टार्ट, एक्सेप्ट, रिजेक्ट और जो है रीड स्टेट, ये सारी स्टेट्स हैं। तो ये इस तरह का एक FA बन जाता है। ये हमारे पास प्रीवियस FA है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, और ये हमारे पास न्यू फॉर्मेट का FA है। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं कि FA को हम मतलब एक्सेप्ट स्टेट, रिजेक्ट स्टेट और रीड स्टेट से भी जो है वो शो कर सकते हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि इसमें से कौन सी स्टेट है जो फाइनल स्टेट को एज अ फाइनल स्टेट बिहेव करती है। तो अभी मैंने आपको बताया कि एक्सेप्ट स्टेट जो है वो फाइनल स्टेट है, ठीक है। जबकि और पॉप और पुश और रिजेक्ट जो है ये फाइनल स्टेट को नहीं, इनके पॉप और पुश ये भी इसी लेक्चर में है। पुश का मतलब है कि आपके पास एक स्टैक दिया हुआ है, ठीक है। तो कोई भी आपके पास स्ट्रिंग दी हुई है A, B और A, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग दी हुई है। तो अगर हम कहेंगे पुश A, तो ये जो A है हमारे पास स्टैक में सबसे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। सबसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई स्ट्रिंग नहीं पड़ी हुई, यहाँ पे नल स्ट्रिंग है, ठीक है। तो जब हम A को पुश करेंगे तो A स्टैक में सबसे ऊपर आ जाएगा। और अगर हम पॉप का कहें तो पॉप, अगर हमने A को पॉप करना है तो पॉप का मतलब है कि स्टैक में सबसे ऊपर जो चीज़ पड़ी हुई है ना, उसको आपने वहाँ से उठाना है और उसको हमने रीड करना है। और रिजेक्ट स्टेट मैंने आपको बताया, डेड एंड लॉक स्टेट्स जो हमने पढ़ी थी, ये वो स्टेट्स हैं। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, जो फाइनल स्टेट भी एज अ बिहेव करती है, वो एक्सेप्ट स्टेट होती है। आपने ना रिजेक्ट स्टेट और रीड स्टेट और जो हमारे पास बाकी सारी भी पढ़ लेनी है, देख लेनी है हैंड आउट से। नेक्स्ट है कि CYK एल्गोरिथम वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन कोक एंड लेटर वॉज पब्लिश्ड बाय, यानी CYK एल्गोरिथम इन्वेंट किसने किया, जॉन कुक ने, और पब्लिश किसने किया। तो लेक्चर नंबर 44 में है, जो 44 में देखते हैं। दिस एल्गोरिथम वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन कुक एंड लेटर वॉज पब्लिश्ड बाय टंडू कासमी एंड डैनियल H यंगर, और जिसने मतलब इसमें आता है कि CFG को CNF में कन्वर्ट करना होता है। तो ये एज इट इज़ जो है एक स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग TM मीन ट्यूरिंग मशीन, ठीक है। ट्यूरिंग मशीन दी हुई है और इसमें वो आपके पास ट्यूरिंग मशीन दी है और वो कह रहे हैं कि ये क्या एक्सेप्ट करता है। तो ये जो अबव TM है ये एक्सेप्ट नॉन CFL, ठीक है, नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है। लेक्चर नंबर 45 पेज नंबर 142 में यहाँ से ये दिया हुआ है TM ट्यूरिंग मशीन। तो ये जो हमारे पास नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को एक्सेप्ट करवाता है।
ओके, नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रिंग दी हुई है ए बी, सॉरी इसमें एक लैंग्वेज दी हुई है, उसमें हमारे पास 2 करैक्टर्स हैं स्ट्रिंग, और इसमें हमने इससे हम क्रिएट की है हमने एक स्ट्रिंग A B। अब इसकी लेंथ कितनी है, तो आपने ये याद रखना है कोई भी लैंग्वेज दी हुई है उसमें जितनी स्ट्रिंग्स है ना, मतलब जितने लेटर्स हैं स्ट्रिंग में उतनी उसकी लेंथ होती है, ठीक है, उतनी ही उसकी लेंथ होती है। तो ये 6 है, स्ट्रिंग में 6 लेटर्स हैं तो इसकी लेंथ भी 6 होगी। नेक्स्ट है ये भी, द लैंग्वेज जनरेटेड बाय CFG, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से जो लैंग्वेज जनरेट की जाती है उससे हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। ये भी हैंडआउट्स में से एज इट इज़ एक स्टेटमेंट दी गई है, ये देखें, द लैंग्वेज जनरेटेड बाय CFG इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, एज इट इज़ दी हुई है। नेक्स्ट MCQs है, द डैश मशीन हेल्प्स इन बिल्डिंग अ मशीन डैट कैन परफॉर्म द एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर्स, ठीक है, बाइनरी नंबर्स हमें पता है जो हमारे पास 1 0 की फॉर्म्स में होते हैं। वो कहते हैं कौन सी मशीन है जो हमारे पास बाइनरी नंबर्स की एडिशन करवाती है, ठीक है, बाइनरी नंबर्स को जब हमने ऐड करना हो तो वो कौन सी मशीन होती है जो हमारे पास हेल्पफुल होती है, तो वो होती है इंक्रीमेंटिंग मशीन। ये भी एज इट इज़ एक स्टेटमेंट दी हुई है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इंक्रीमेंटिंग मशीन। नेक्स्ट है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ प्रोडक्शन इन अ CFG कंसिस्ट ऑफ, यानी कि लेफ्ट साइड पे तो हमारे पास एक ही नॉन टर्मिनल होता है ना S, और इस साइड पे अगर हमारे पास एक टर्मिनल है, आपको पता है जो कैपिटल लेटर्स में होते हैं वो होते हैं नॉन टर्मिनल्स, और जो स्मॉल लेटर्स में होते हैं ये टर्मिनल्स होते हैं CFG में ना, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में। तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास एक ही प्रोडक्शन, एक ही जो है नॉन टर्मिनल होता है, तो ये भी एज इट इज स्टेटमेंट दी हुई है, 1 नॉन टर्मिनल। अब हैंडआउट से नहीं दिखा रही, फिर लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाता है। नेक्स्ट है अ रेगुलर लैंग्वेज। रेगुलर लैंग्वेज जो हमारे पास होती है वो फिनिट भी हो सकती है और इनफिनिट भी हो सकती है। नेक्स्ट है, इफ़ अ लैंग्वेज कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय अ रेगुलर एक्सप्रेशन, अगर एक लैंग्वेज जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस की जाए तो उसका जो कम्प्लीमेंट है, ठीक है, अगर लैंग्वेज है तो उसका जो कम्प्लीमेंट है वो भी जो है वो भी रेगुलर ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है, इफ़ अ गिवन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कंटेन्स अ प्रोडक्शन, हमारे पास एक प्रोडक्शन दी हुई है S इंटू नल, ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास प्रोडक्शन नल है ना, लेकिन द कोरस्पॉन्डिंग CFL इज़ नॉट एम्प्टी, तो इसकी जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगी ना वो एम्प्टी नहीं होगी, उसमें हमारे पास एक नल करेक्टर है। नेक्स्ट MCQs है, इन डैश देयर आर फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, यानी कि फाइनाइट स्टेट्स होती हैं containing exactly 1 start state, यानी सिर्फ एक स्टार्ट स्टेट हो, and some halt states that causes execution to terminate when halt states are entered। तो ये हमारे पास ट्यूरिंग मशीन की डेफिनेशन में आता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू कि द ट्यूरिंग मशीन इज सिमिलर टू अ फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है, जो TM है वो किसके सिमिलर होती है, वो FA के सिमिलर होती है, बट विद एन अनलिमिटेड एंड अनरिस्ट्रिक्टेड मेमोरी, इसमें हमारे पास अनलिमिटेड और अनरिस्ट्रिक्टेड मेमोरी होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। तो अच्छा, इसमें जो सेकंड है, अ ट्यूरिंग मशीन इज़ अ मच मोर एक्यूरेट मॉडल ऑफ अ जनरल पर्पस कंप्यूटर, तो अच्छा ये जो सेकंड वाली है ये भी हमारे पास करेक्ट है, तो इसमें ये नहीं आएगा, बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर नो, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू आएगा। नेक्स्ट है, वी कैन हैव मोर देन 1 पार्स ट्रीज फॉर अ गिवन स्ट्रिंग इन केस ऑफ डैश कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, तो लेक्चर नंबर 3 में है कि इन केस ऑफ एम्बिगियस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, पेज नंबर 95 पे। नेक्स्ट है, द लैंग्वेज AN और BN कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय, ये हम एक्सप्रेस करते हैं PDA हमारे पास नॉन रेगुलर लैंग्वेज है, और PDA मतलब पुश डाउन ऑटोमेटा, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, PDA पुश डाउन ऑटोमेटा।
और ये हमारे पास पुश डाउन ऑटोमेटा एक नॉन रेगुलर लैंग्वेज है और ये हमारे पास a पावर n और b पावर n को एक्सप्रेस करती है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम पार्टीशंस सिग्मा स्टार इनटू डिस्टिंक्ट क्लासेस। ठीक है, कौन सा थ्योरम है जो हमारे पास सिग्मा स्टार को क्लासेस में आगे पार्टीशन करता है, तो वो है माय हिल नीरोड थ्योरम। यहाँ पे देखें माय हिल नीरोड थ्योरम, यहाँ पे देखें माय हिल नीरोड थ्योरम जो है हमारे पास पार्टीशन सिग्मा स्टार इनटू डिस्टिंक्ट क्लासेस। ठीक है, यहाँ से दिया गया एमसीक्यूज। नेक्स्ट है द लैंग्वेज आर सपोज्ड टू बी डैश इन केस ऑफ टेस्टिंग पंपिंग लीमा। जब हम पंपिंग लीमा को टेस्ट कर रहे होते हैं तो लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, सपोज टू बी रेगुलर। ठीक है, सपोज टू बी रेगुलर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक CFG दिया हुआ है, इसमें प्रोडक्शन हमारे पास है एस में हमारे पास दो आगे आ रही हैं, दो सूरत हाल हैं कि एक S ऑफ X हम ले सकते हैं और या XY ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे लेंगे X और Y हमने लिया। ठीक है, X एंड Y। तो अब हमारे पास देखें X और Y लें तो X में हमारे पास क्या आएगा, X में हमारे पास डबल Z। ठीक है, X में हम डबल Z को लेंगे और डबल Z और Y जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये साइन आ गया। अब देखें, अब Z में हमारे पास क्या आ रहा है, Z में हमारे पास 0 आ रहा है, तो Z की जगह हम क्या लगाएंगे, 0। ठीक है, आगे हमारे पास Z और Y जो है वो एज इट इज़ आ गया। फिर अगेन से हमारे पास ये 0 जो है एज इट इज़, अगेन से Z की जगह हम क्या पुट करेंगे, दोबारा से 0 और Y आ गया। अब 0 और 0 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा और Y में हमारे पास क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है 1, तो Y की जगह हम क्या पुट करेंगे, Y की जगह हम 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो हमारे पास क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 3 001 ये आंसर आ गया। तो आपको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है ना, इसमें ये प्रोडक्शंस वाला, ये अगर आपने नहीं लिया हुआ लेक्चर तो इसको ले लें। तो आपको बस मैं ये बता देती हूँ कि जब हमारे पास कोई भी प्रोडक्शन दी जाती है ना, इस साइड पे ये नॉन टर्मिनल्स है। अब इसमें से जो स्लैश का मतलब है, हम ये ले सकते हैं या ये ले सकते हैं, तो अपनी मर्जी है, जो मर्जी लें। तो अगर हम S ऑफ X लें तो हमारे पास मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, तो हमने एक पॉसिबिलिटी को लेके अपना आंसर निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट है अ रीड स्टेट कैन हैव डैश आउट गोइंग एजेस। ठीक है, यानी कि हमारे पास रीड स्टेट है। ठीक है, रीड, और आपको पता होना चाहिए कि रीड स्टेट का सिंबल भी क्या होता है। तो ये रीड स्टेट है, इसको हम इसके इस सिंबल में होती है ना, ये वाले में ऐसे, तो ये इसके अंदर होती है। तो रीड स्टेट में कितने आउट गोइंग, यानी इससे आउट गोइंग एजेस कितने हो सकते हैं, इधर भी जा सकता है, इस साइड पे भी, इस साइड पे भी, जितने मर्जी आप लेके जाना चाहें। तो रीड स्टेट के एनी नंबर, मतलब कुछ भी नंबर हो सकते हैं रीड स्टेट, ज़रूरी नहीं है कि 1 हो, 2 हो या 3 हो। तो लेक्चर नंबर 38 में है, पेज 112 पे स्टेटमेंट, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डू नॉट हैव आउट गोइंग एजेस। अब कौन सी ऐसी स्टेट है जिससे बाहर की तरफ, यानी उसकी तरफ तो आता है एज, यानी ठीक है उसकी तरफ तो आता है लेकिन उससे बाहर नहीं जाता। ठीक है, ये उससे बाहर नहीं हम लेके जा सकते। तो जो हमारे पास एक्सेप्ट स्टेट है, ठीक है, एक्सेप्ट स्टेट है, उसकी तरफ एज आता है। एक्सेप्ट स्टेट में आके स्टेटमेंट एक्सेप्ट हो जाती है ना, ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे जो स्ट्रिंग होती है वो हम रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आके हमारे पास कोई आउट गोइंग एज नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास फिर से एक CFG दिया हुआ है। ठीक है, इसमें प्रोडक्शंस दी हुई हैं। तो जब भी हमने लेनी होती है हम S को लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, S प्रोडक्शन को लेंगे तो S में क्या आ रहा है, 0, 1 और A। ठीक है, 0, 1 और A। अब 0, 1 तो एज इट इज़ आ जाएगा।
ठीक है, 0 और 1। अब ए में हमारे पास क्या है, ए में है 1 0 और बी, ठीक है। ए की जगह हम क्या, इस ए की जगह हम लगाएंगे ये 0 1 एज इट इज़ आ गया, 1 0 एंड बी, ठीक है। अब जो बी है हमारे पास, बी में हमारे पास आगे 2 पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, या हम 0 ए लें या हम 1 1 लें, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 0 1 1 0, ये एज इट इज़ आ गया। अब इस b की जगह हम 1 1 भी ले सकते हैं और 0 a भी ले सकते हैं, तो हमने क्या लिया 1 और 1। तो ये देखें 0 1 1 0 1 1। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमारे पास ये वाला ऑप्शन ना दिया हो तो हम 0 a करके फिर हमें दोबारा से a की वैल्यू पुट करनी होगी, तो वो तो आगे इन्फिनिट हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आके ये टर्मिनेट हो रहा है, तो 0 1 1 0 1 ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQs है, ट्यूरिंग मशीन इज़ मोर पावरफुल दैन FSM बिकॉज द टेप मूवमेंट इज़ कन्फाइंड टू मोर अदर डायरेक्शंस। जो हमारे पास टेप की मूवमेंट है वो मतलब एक डायरेक्शन से हमारे पास ज़्यादा भी हो सकती है, तो इसलिए जो ट्यूरिंग मशीन है ये ज़्यादा पावरफुल है। फिर नेक्स्ट ये वही अगेन रिपीटेड MCQs है, इसको छोड़ दें। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेशन ऑफ वर्ड जनरेटेड बाय पर्टिकुलर ग्रामर इज़ कॉल्ड पार्सिंग, ठीक है। पार्सिंग टेक्निक है ये, एज इट इज़ हैंड आउट से डेफिनेशन उठाई गई है। देयर आर डिफरेंट पार्सिंग टेक्निक्स इंक्लूडिंग, ठीक है। पार्सिंग टेक्निक्स कौन सी हैं, तो हमने पढ़ी हैं कि 3 टाइप्स हैं, टॉप डाउन पार्सिंग, बॉटम अप पार्सिंग और पार्सिंग टेक्निक फॉर पर्टिकुलर ग्रामर ऑफ अर्थमेटिक। तो इसका हमारा ऑप्शन आ गया ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे ये हैंडआउट्स में देखें, देयर आर डिफरेंट पार्सिंग टेक्निक्स, टॉप डाउन, उसके बाद ये यहीं पे दी हुई है टॉप डाउन, बॉटम अप और पार्सिंग टेक्निक फॉर पर्टिकुलर ग्रामर ऑफ अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। तो ये सारी होगी। अब इसमें देखें हमारे पास ए और ए बी हमारे पास 3 दिए हुए हैं। अब इसकी स्ट्रिंग में इसकी लेंथ बतानी है, तो जितनी स्ट्रिंग्स हो ना, देखें ए, ठीक है, ए एक अलग है, ए अलग है, ए बी अलग है, ठीक है। मतलब ये पूरी एक स्ट्रिंग में आ रहा है। और ए तो देखें ये कितनी होगी, टोटल मिला के 4 स्ट्रिंग्स होगी, तो इसकी लेंथ क्या आ गई, 4 आ गई। फॉर एवरी CFG वी कैन मेक द कोरस्पॉन्डिंग PDA, यानी हर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए हम उसका PDA पुश डाउन ऑटोमेटा भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक डायग्राम दी हुई है, तो हमारे पास ये PDA की जो हमारे पास PDA है ना, वो इस सीक्वेंस के साथ जो है ना, सबसे पहले स्टार्ट आता है, स्टार्ट के बाद पॉप, ठीक है। पॉप के बाद हम इस $साइन को पॉप करते हैं और फिर उसके बाद पुश करते हैं, उसके बाद हेयर। मतलब ये जो एक पूरा सीक्वेंस है ना, स्टार्ट पॉप पुश और हेयर का, इस पूरे सीक्वेंस से हमारे पास PDA स्टार्ट होता है। जब हम अगर बना रहे हो ना CFL से आई थिंक PDA में कन्वर्ट कर रहे हो, तो फिर हमारे पास ये सीक्वेंस आता है। नेक्स्ट हमारे पास अगर हमारे पास 2 ट्रांजिशन ग्राफ्स हों, ठीक है, तो उनका जो यूनियन है, 2 ट्रांजिशन ग्राफ्स का जो यूनियन है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास जो दोनों है ना, उनकी टेकिंग अ कॉमन स्टार्ट स्टेट एंड जॉइनिंग देम बाय 2 नल ट्रांजिशन। ये हमारे पास दोनों की जो स्टार्ट स्टेट है ये, ठीक है, स्टार्ट स्टेट दोनों की, दोनों ट्रांजिशन ग्राफ जो स्टार्ट स्टेट है उसको हम एक कॉमन स्टार्ट स्टेट ले लेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ से ये भी रिमूव हो जाएगा और ये भी रिमूव हो जाएगा, और इन दोनों की जो स्टार्ट स्टेट है वो एक ही हो जाएगी, और इनको हम एक नल ट्रांजिशन के साथ मिला देंगे, ठीक है, नल ट्रांजिशन के साथ दोनों को। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, अ लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ प्राइम लेंथ इज़ कंसीडर्ड टू बी, ठीक है। प्राइम लेंथ के जो स्ट्रिंग्स होती हैं उनको हम इरेगुलर कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है, डैश एंड डैश आर रिमूव्ड इन ऑर्डर टू मेक अ CFG कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इन चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। यानी कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में जब हमने उसको CFG में कन्वर्ट करना हो तो हम 2 चीज़ों को रिमूव करते हैं, एक नल प्रोडक्शन को और दूसरा यूनिट प्रोडक्शन को। नल प्रोडक्शन और यूनिट प्रोडक्शन जब हम दोनों को रिमूव करते हैं, ठीक है, हमारे पास एक प्रोडक्शन जो भी हमारे पास प्रोडक्शन दी हो,
और ए समझ लें। तो अब इसके अंदर जो भी नल प्रोडक्शन है ना, फॉर एग्जांपल बी जो है, बी में हमारे पास क्या है, नल प्रोडक्शन। तो बी में जो नल प्रोडक्शन है ना उसको रिमूव करेंगे, और जो यूनिट प्रोडक्शन है दोनों को इन दोनों को रिमूव करने के बाद हमारे पास CFG आ जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू एन इफेक्टिवली सॉल्वेबल प्रॉब्लम हैविंग आंसर येस और नो। ठीक है, तो डिसीजन प्रोसीजर जो होता है उसमें हमारे पास जो है येस और नो रेफर्स करता है। तो ये हमारे पास डिसीजन प्रोसीजर पेज नंबर 80 पे जो है ना, आप इसको चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास दोबारा से एक प्रोडक्शन दी गई है, इसका हमने बताना है। तो अब देखें, आपको पता है प्रोडक्शन सबसे पहले एस से स्टार्ट होनी है, एस से स्टार्ट होगी प्रोडक्शन। अब एस में हम ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, तो हम XY लेंगे, X एंड Y। तो अब हम X की जगह क्या पुट करेंगे, X की जगह आएगा डबल Z। ठीक है, X की जगह डबल Z एंड Y एज इट इज़। ठीक है, अब Z में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है 1, तो Z की जगह 1। ठीक है, फिर ये Z एज इट इज़ आ जाएगा एंड Y। अब दोबारा से 1 एज इट इज़, Z की जगह 1 और Y आ जाएगा। अब Y में क्या हमारे पास पड़ा हुआ है, Y में हमारे पास 0 पड़ा हुआ है, तो 1 1 एंड 0। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ये हमारे पास एक और CFG दिया हुआ है। ये जो CFG है ना प्रोडक्शन वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरीके से देख लेना है। यहाँ पे भी हम देखेंगे दोनों में से एक प्रोडक्शन लेंगे। अब इसमें भी हम XY लेंगे। ठीक है, X की जगह हमारे पास डबल Z आएगा, फिर एक दफ़ा Z की वैल्यू पुट करेंगे 0, दूसरी दफ़ा करेंगे 0 और Y की जगह आएगा 1। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है अ नॉन टर्मिनल इज सेड टू बी सेल्फ एम्बेडेड। एक नॉन टर्मिनल हमारे पास कैपिटल लेटर्स में होते हैं, वो एक सेल्फ एम्बेडेड होगा इफ़ इन अ गिवन डेरिवेशन ऑफ अ वर्ड इट इवन अकर्स एज अ ट्री डिसेंडेंट ऑफ इट सेल्फ। ठीक है, इसको एज इट इज़ आप याद कर लें। तो ये मेरे पास PDF था जिससे मैंने MCQs को रीड करके और कोशिश पूरी की है कि आपको कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हों। तो होप सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कमेंट कर दीजिए, और होप सो आपको जो समझ कॉन्सेप्ट्स है ना वो आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। ये जो कुछ MCQs हैं ये प्रीवियस लेक्चर्स में से हैं, तो इसलिए मैंने इनको डिस्कस नहीं किया। बाकी जो हैं वो मैंने सारे MCQs डिस्कस किए हैं। ओके, थैंक यू।